फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 8 का पढ़ रहे थे चैप्टर पथ की पहचान। और पथ की पहचान का प्रश्न उत्तर हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अशोक का शस्त्र त्याग। जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है उसके अनुसार अशोक का शस्त्र त्याग हम लोग को पढ़ना है। और इसके राइटर का नाम, लेखक का नाम वंशीधर श्रीवास्तव है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर एक एकांकी के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। एकांकी एक अंक का होता है, नाटक का ही एक रूप होता है। और इसमें हम लोगों को पढ़ना है अशोक के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट था, चक्रवर्ती राजा था। और उसने कभी भी किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया था। लेकिन जब कलिंग पर उसे विजय प्राप्त करने की बात कही गई थी और कलिंग का राजा जब मारा गया था, उसके बाद जब महिलाएं युद्ध के लिए आगे आती हैं तब अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वह शस्त्र का त्याग कर देता है तथा अपने सैनिकों को भी शस्त्र त्याग करने के लिए कहता है और बुद्ध की शरण में चला जाता है। इसी कहानी को यहाँ नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो हम लोग उसका नाटक का हम लोग वाचन करते हैं, क्योंकि मंचन तो यहाँ संभव नहीं है, वाचन ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला दृश्य, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। ये नाटक के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें एक दृश्य दिखाया गया है मैदान का, जहाँ पर अशोक बैठे हुए हैं, चिंतित मुद्रा में हैं कि युद्ध चल रहा है कलिंग से और अभी तक उनको विजय प्राप्त नहीं हुई है। क्या उसका परिणाम होगा, ये सोच करके अशोक चिंतित हैं। उसके बाद यहाँ पर अशोक स्वतः कहते हैं, खुद से कहते हैं कि आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? इसी बात को सोचते हुए अशोक यहाँ पर चिंतित नज़र आ रहे हैं कि 4 साल से युद्ध होने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली है और ना ही अपने आप को असफल कहा जा सकता है। तभी द्वारपाल आता है सिर झुकाकर, राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक बोलते हैं कि आने दो। संवाददाता प्रवेश करता है। महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नता पूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। वह खुशी अपनी प्रकट करता है अशोक यहाँ पर कि कलिंग के सम्राट अगर मारे गए हैं तो क्या हमारी जीत हुई है, हमने कलिंग को जीत लिया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक बोलते हैं कि बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो। संवाददाता धीरे से बोलता है, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुँह से कहूँ कि कलिंग जीत लिया गया है। यहाँ पर ये सुन करके अशोक को भी हैरानी होती है कि जब कलिंग का सम्राट मारा जा चुका है, कलिंग के सेनापति को बंदी बना लिया गया है, तो कलिंग का फाटक फिर भी बंद क्यों है। ये सुन करके उन्हें आश्चर्य होता है। अशोक उत्तेजित होकर कहते हैं कि कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। संवाददाता कहता है, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। वह खुद ही जाना चाह रहे हैं अशोक कल की युद्ध भूमि में। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, और हाथ से जाने का संकेत करते हैं। वह यह आदेश देने के लिए कहते हैं कि कल कस के सूर्योदय होने के साथ ही जो युद्ध प्रारंभ होगा उस सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। देखता हूं कि कलिंग के फाटक कैसे नहीं खुलते हैं। और ये कह के वह सैनिक को जाने के लिए, संवाददाता को जाने का आदेश दे देते हैं। दूसरा दृश्य, अब यहाँ पहला दृश्य समाप्त हो गया। दूसरा दृश्य, दूसरे दिन प्रातःकाल शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। युद्ध भूमि का यहाँ पर दृश्य दिखलाया गया है कि सामने कलिंग का द्वार बंद है और मैदान में शस्त्र के साथ अशोक खड़े हैं युद्ध के लिए। अशोक कहते हैं अपने सेना को में जोश भरने के लिए, अपने सैनिकों में उत्साह भरने के लिए युद्ध के प्रति कि मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है,
फिर भी हम कलिंग जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। पताका मतलब झंडा होता है, और जहाँ पर जिस किले पर जो झंडा फहराया जाता है उस जगह पर उसी के राज्य का शासन माना जाता है, उसी शासक का शासन माना जाता है। तो पताका वहाँ नहीं फहरा रही थी। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है, वह सरेंडर नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। आर्या पार की लड़ाई की बात अशोक यहाँ पर कह रहे हैं कि या तो मर जाएंगे या मारे जाएंगे। तो दोनों बातें कह के अपनी सेना में वह उत्साह भर रहे हैं। सब सैनिक तलवार खींच कर कहते हैं, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। इस जय जयकार से पूरा आकाश गूंज उठता है। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। किले का, कलिंग का जो दुर्ग है, कलिंग का जो किला है, उसके फाटक खुल जाते हैं। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती हैं। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है, जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी से दिखाई पड़ती हैं। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। कलिंग के सारे पुरुष, युवा पुरुष और जितने भी सेना पुरुष थे वो सारे युद्ध में मारे जा चुके हैं। कलिंग का राजा भी मारा जा चुका है, कलिंग का सेनापति भी मारा जा चुका है। अब युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में वहाँ की महिलाएं राजकुमारी पद्मा के नेतृत्व में आगे बढ़ी हैं युद्ध करने के लिए। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से कहती है, अपनी महिलाओं की सेना जो होती है उनसे कहती है कि बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लूँगी। वो अपने मातृभूमि को पराधीन होते हुए नहीं देखना चाहती हैं। इससे पहले वो अपनी आंखें मूंद लेना अथवा मृत्यु को गले लगाना स्वीकार कर लेना पसंद कर रही हैं। अशोक स्वतः वह खुद से बोलता है, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्धभूमि में उतर आई है? उनके रूप, रंग और आवेश को और उनके व्यवहार को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा था कि माँ दुर्गा स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए धरती पर उतर आई हैं। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर पूछते हैं वो, कौन हो तुम? कौन हो देवी? वह पद्मा से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पद्मा कहती है कि मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ, आमने सामने का युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक बोलता है कि अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊँगा। तो पद्मा पूछती है, क्यों महाराज? स्त्री होने के कारण ही आप मुझ पर युद्ध नहीं करेंगे, मुझसे युद्ध नहीं करेंगे? अशोक बोलता है, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। शास्त्र ये कहता है कि स्त्रियों पर, बच्चों पर, गाय पर हमें वह हथियार नहीं उठाना चाहिए। तो इसलिए वो कहा कि शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा बोलती है कि और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। वह जान रही है कि वह अशोक को परास्त नहीं कर सकती, इसीलिए फिर भी वह युद्ध करना चाहती है, शहीद हो जाना पसंद करती है, आत्मसमर्पण करना पसंद उसे नहीं है। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं।
कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेता है। पद्मा बोलती है, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपकी भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी, आज उसका अंत होगा। अशोक कहता है, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार वह नीचे फेंक देता है। पद्मा कहती, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से कहता है कि तुम भी अपनी तलवार नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं कहेगा, आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर कहती है कि उसे लगता है कि ये ज़रूर इनका कोई छल है, कोई भ्रम है। तो वो बोलती है, मैं किसी भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर कहता है कि तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वो आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। उतने चक्रवर्ती सम्राट का सिर झुक जाता है। पद्मा कहती है, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। और पद्मा अपनी स्त्री सेना के साथ दुर्ग में चली जाती हैं। और दूसरे दृश्य का समापन यहीं पर हो जाता है। तीसरे दृश्य में यहाँ पर दिखाया गया है अशोक को बौद्ध धर्म धारण करते हुए। अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से कहता है, कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। अशोक कहता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु का कहना होता है, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक दोहराता है, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत सबको मिलेगा। अशोक भी कहते हैं कि मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का व्रत सदाव्रत सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु फिर कहते, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक कहता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। फिर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और फिर सभी कहते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा जो एकांकी है, जो आपके कक्षा 8 में दिया गया है, इसका समापन हो जाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है, ये नाटक यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।